तो नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडस टावर्स और एसएफसीएल के बारे में। तो ये दोनों जो कंपनी है, ये दोनों ही कंपनी जो है वो टेलीकॉम सर्विसेज सेक्टर से बिलोंग करती है। अगर हम बात करें इंडस टावर्स की, तो इसका जो 52 वीक लो है वो है 135.15 और जो 52 वीक हाई है वो है 204.40। और अभी जो कंपनी का शेयर है अभी लगभग 184 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रही है। वही अगर हम बात करें एसएफसीएल की, तो इसका जो 52 वीक लो है वो है 55.75 और जो 52 वीक हाई है वो है 88.80। और अभी जो कंपनी का शेयर है अभी लगभग 66 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रही है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इन्हीं दो कंपनीज के बारे में बात करेंगे। तो चलिए बिना वक्त गवाए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इन दोनों कंपनीज के फाइनेंशियल्स के बारे में। तो फाइनेंशियल्स में हम बेसिकली कंपनी के रेवेन्यू, प्रॉफिट और नेटवर्थ के बारे में बात करते हैं। और अगर ये तीनों ही चीजें ईयर ऑन ईयर राइज हो रही है तो ये एक गुड साइन माना जाता है उस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इन दोनों कंपनीज के रेवेन्यू के बारे में। तो अगर हम बात करें इंडस टावर्स के रेवेन्यू की, तो इसका जो रेवेन्यू है वो 2020 से लगातार राइज हो रही है 2023 तक। अगर हम बात करें 2022 की तो वो है 28,176 करोड़ और 2023 की बात करें तो वो है 28,960 करोड़। वही अगर हम बात करें एसएफसीएल की, तो इसका भी जो रेवेन्यू है वो भी 2020 से लगातार राइज हो रही है 2023 तक। अगर हम बात करें 2022 की तो वो है 4,770 करोड़ और 2023 की बात करें तो वो है 4,790 करोड़। इसके बाद अगर हम बात करें प्रॉफिट की, तो इंडस टावर्स का जो प्रॉफिट है 2022 में वो है 6,373 करोड़ और 2023 में जो है वो है 2,040 करोड़। वही अगर हम बात करें एसएफसीएल की, तो वो जो इसका जो प्रॉफिट है 2022 में वो है 326 करोड़ और 2023 में वो है 318 करोड़। इसके बाद हम बात करते हैं नेटवर्थ की। तो इंडस टावर्स का जो नेटवर्थ है 2022 में वो है 22,150 करोड़ और 2023 में जो है वो है 21,110 करोड़। वही अगर हम बात करें एसएफसीएल के नेटवर्थ की, तो इसका जो नेटवर्थ है वो 2019 से लगातार राइज हो रही है 2023 तक। अगर हम बात करें 2022 की तो वो है 2,818 करोड़ और अगर हम बात करें 2023 की तो वो है 3,144 करोड़। तो दोस्तों चलिए इसके बाद हम बात करते हैं इन दोनों कंपनीज के फंडामेंटल्स के बारे में। तो फंडामेंटल्स में सबसे पहले हम बात करते हैं इन दोनों कंपनीज के मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में। तो अगर हम बात करें इंडस टावर्स के मार्केट कैपिटलाइजेशन की, तो वो है 49,870 करोड़, यानी कि ये जो कंपनी है ये एक लार्ज कैप कंपनी है। और अगर हम बात करें एसएफसीएल की, तो वो है 9,564 करोड़, यानी कि एसएफसीएल जो कंपनी है ये एक मिड कैप कंपनी है। इसके बाद हम बात करते हैं पी रेशियो की। तो इंडस टावर्स का जो पी रेशियो वो है 13.8 और एसएफसीएल का जो है वो है 31.3, यानी कि इंडस टावर का जो पी रेशियो वो थोड़ा सा कम है एज कम्पेयर टू एसएफसीएल, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। इसके साथ साथ अगर हम इंडस्ट्री पी को भी देखें तो इंडस्ट्री का जो पी रेशियो है वो है 21.3 और इंडस टावर का जो पी रेशियो वो उसके इंडस्ट्री पी से कम है, जो कि अच्छी बात मानी जाती है। वही एसएफसीएल का जो पी रेशियो वो उसके इंडस्ट्री पी से ज़्यादा है, जिसे बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं मानी जाती है। पर हाँ, पी रेशियो के साथ साथ हमें हमेशा उस कंपनी के जो है ईपीएस ग्रोथ को भी देखना चाहिए। तो अगर हम इन दोनों कंपनीज के लास्ट 5 ईयर्स के ईपीएस ग्रोथ को देखें, तो इंडस टावर का जो लास्ट 5 ईयर्स का ईपीएस ग्रोथ है वो है -10.9% और एसएफसीएल का जो है वो है 9.85%, यानी कि इंडस टावर का जो पी रेशियो वो तो कम है पर इसका जो लास्ट 5 ईयर्स का ईपीएस ग्रोथ रहा है वो माइनस में है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। भाई एसएफसीएल का जो पी रेशियो वो इंडस टावर्स के मुकाबले ज्यादा है, पर इसका जो ईपीएस ग्रोथ है वो प्लस में है, जो कि अच्छी बात मानी जाती है। और ईपीएस ग्रोथ अगर ईयर ऑन ईयर अच्छी खासी हो रही है तो उस कंपनी का चाहे पी रेशियो ज़्यादा फिर क्यों ना हो, तो ऐसे भी कंपनीज में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको फ्यूचर में जो है एक अच्छी खासी रिटर्न मिलने का जो प्रोबेबिलिटी है वो हमेशा ज़्यादा ही रहता है। इसके बाद हम बात करते हैं पेग रेशियो की। पेग रेशियो यानी कि प्राइस अर्निंग टू ग्रोथ रेशियो। इंडस टावर्स का जो पेग रेशियो वो है -3.48, वही एसएफसीएल का जो है वो है 2.57, यानी कि एसएफसीएल का जो पेग रेशियो वो 1 से ज़्यादा है, यानी कि एसएफसीएल का जो शेयर प्राइस है वो उसके अर्निंग ग्रोथ के मुकाबले महंगा है और पेग रेशियो 1 से ज़्यादा होना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं मानी जाती है। वही अगर हम बात करें इंडस टावर्स की, तो इसका जो पेग रेशियो वो 1 से कम है पर इसका जो पेग रेशियो वो माइनस में है,
पैग रेशियो 1 से कम होना बेहतर माना जाता है, पर माइनस में होना बिल्कुल भी अच्छी नहीं मानी जाती है। यानी कि इन दोनों कंपनीज का ये जो पैग रेशियो है वो बिल्कुल भी अच्छी खासी नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं पीवी रेशियो की। तो इंडस टावर्स का जो पीवी रेशियो है वो है 2.10 और एचएफसीएल का जो है वो है 2.67। यानी कि इन दोनों कंपनीज का ही जो है पीवी रेशियो वो 2 से ज़्यादा है, जो कि अच्छी बात नहीं मानी जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं आरओई की। आरओई यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी। तो इंडस टावर्स का जो आरओई है वो है 9.71% और एचएफसीएल का जो है वो है 10.2%। यानी कि इन दोनों का जो आरओई है वो लगभग सेम ही है, पर आरओई कंपनीज का जो है एक अच्छी खासी ग्रोथ के लिए किसी भी कंपनी का जो आरओई और आरओसी है वो एटलीस्ट 15% का तो होना ही चाहिए। और यहाँ जो इन दोनों कंपनीज का जो आरओई है वो 15% से कम है, जो कि अच्छी बात नहीं मानी जाती है। अगर हम आरओसी को भी देखें तो इंडस टावर्स का जो आरओसी है वो है 11.3% और एचएफसीएल का जो है वो है 15.2%। यानी कि आरओसी के मामले में जो है एचएफसीएल जो है वो थोड़ा सा बेहतर है एज कम्पेयर टू इंडस टावर्स। पर हाँ, अगर किसी कंपनी का जो है आरओई और आरओसी अगर 20% से ज़्यादा हो तो उसे ज़्यादा बेहतर मानी जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं डिविडेंड यील्ड की। तो इंडस टावर्स का जो डिविडेंड यील्ड है वो है 0% और एचएफसीएल का जो है वो है 0.30%। यानी कि एचएफसीएल का जो है डिविडेंड यील्ड वो इंडस टावर्स के मामले में जो है वो थोड़ा सा बेहतर है, क्योंकि यहाँ पर इसका जो डिविडेंड यील्ड है वो 0% और यहाँ पर जो है 0.30%। यानी कि कुछ ना होने से कुछ होना ही बेहतर है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि इंडस टावर्स के मुकाबले एचएफसीएल का जो डिविडेंड यील्ड है वो थोड़ा सा बेहतर है। दोस्तों चलिए इसके बाद हम बात करते हैं इन दोनों कंपनीज के डी रेशियो यानी कि डेट टू इक्विटी रेशियो के बारे में। तो अगर हम बात करें इंडस टावर्स के डी रेशियो की तो वो है 0.87 और अगर हम बात करें एचएफसीएल की तो वो है 0.25। यानी कि इन दोनों कंपनीज का ये जो डी रेशियो वो 1 से कम है, जो कि एक अच्छी खासी डी रेशियो मानी जाती है। डी रेशियो के साथ साथ हमें हमेशा उस कंपनी के जो है करंट रेशियो को भी अच्छे से देखना चाहिए। तो अगर हम बात करें इंडस टावर्स के करंट रेशियो की तो वो है 1.09% और एचएफसीएल का जो करंट रेशियो वो है 2.08%। यानी कि इन दोनों कंपनीज का जो करंट रेशियो वो 1 से ज़्यादा है। यानी कि इन दोनों कंपनीज के पास जो है करंट एसेट्स ज़्यादा है एज कम्पेयर टू करंट लाइबिलिटीज, जो कि बहुत ही अच्छी बात मानी जाती है। पर हाँ, करंट रेशियो 2 या 2 से ज़्यादा हो तो उससे ज़्यादा बेहतर मानी जाती है, जो कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि एचएफसीएल का जो है जो करंट रेशियो वो 2 से ज़्यादा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। इसके बाद हम बात करते हैं सेल्स ग्रोथ की। तो अगर हम लास्ट 5 ईयर्स के सेल्स ग्रोथ की बात करें तो इंडस टावर्स का जो है वो है 33.8% और एचएफसीएल का जो है वो है 8.01%। यानी कि लास्ट 5 ईयर्स के सेल्स ग्रोथ के मामले में जो है इंडस टावर्स जो है वो बेहतर है एज कम्पेयर टू एचएफसीएल। भाई अगर हम लास्ट 3 ईयर्स के सेल्स ग्रोथ की बात करें तो इंडस टावर्स का जो लास्ट 3 ईयर्स का सेल्स ग्रोथ है वो है 61.5% और एचएफसीएल का जो है वो है 7.31%। यानी कि लास्ट 3 ईयर्स के सेल्स ग्रोथ के मामले में भी जो है इंडस टावर्स जो है वो बेहतर है एज कम्पेयर टू एचएफसीएल। इसके बाद हम बात करते हैं प्रॉफिट ग्रोथ की। तो इंडस टावर्स का जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो है -24.1% और एचएफसीएल का जो है वो है 8.59%। यानी कि प्रॉफिट ग्रोथ के मामले में जो है एचएफसीएल जो है वो थोड़ा सा बेहतर है एज कम्पेयर टू इंडस टावर्स। भाई अगर हम इसके बाद बात करें प्रोमोटर होल्डिंग्स की तो इंडस टावर्स का जो प्रोमोटर होल्डिंग्स है वो है 69% और एचएफसीएल का जो है वो है 37.8%। यानी कि अगर हम देखें तो इंडस टावर्स का जो प्रोमोटर होल्डिंग्स है वो एक अच्छी खासी प्रोमोटर होल्डिंग्स है, पर एचएफसीएल का जो प्रोमोटर होल्डिंग्स है वो थोड़ा सा कम है। अगर किसी कंपनी का जो है प्रोमोटर होल्डिंग्स 45% से ज़्यादा है तो ऐसे कंपनीज में इन्वेस्ट करना ज़्यादा सेफ माना जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें बुक वैल्यू की तो इंडस टावर्स का जो बुक वैल्यू है वो है 87.9 और एचएफसीएल का जो है वो है 24.9। इसके बाद हम बात करते हैं फेस वैल्यू की। तो इंडस टावर्स का जो फेस वैल्यू है वो है 10 और एचएफसीएल का जो है वो है 1। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और हाँ, ये जो वीडियो है ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया है और किसी भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले खुद से रिसर्च जरूर करिएगा।